यह कहानी है एक ऐसे बार की जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन अगर तुम बार के अंदर भी रहे तो वहां भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब है आगे कुआं तो पीछे काहे। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियोन नाम का एक आदमी होता है। जिस समय सर्जियोन बार के अंदर आता है ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है और जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर आसपास के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहां से चली और सभी पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें नहीं पता कि अभी क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम चतुर है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता है। अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता है। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज़ देखनी चाहिए। जब ये लोग टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं होती और जैसे ही इन लोगों की नज़र बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो जाती हैं और साथ ही उनका खून भी वहाँ से साफ कर दिया जाता है। इन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी शहर कहता है कि मुझे लगता है कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। फिर सर्जियोन कहता है कि हो सकता है हम में से कोई एक किलर हो या हो सकता है हम में से कोई एक आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोट सामान हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। यह सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपने पैर से अपने बैग को छुपा देता है, पर सर्जियोन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सबको बताता है। नाचो के बैग को ले लिया जाता है और जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसमें कपड़े मिलते हैं और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नाचो कहता है कि इसमें एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी को कोई नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स हैं, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसकी हार्ड डिस्क को तोड़ दिया जाता है। हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफ केस रखा हुआ है। वो सबसे पूछता है कि ब्रीफ केस किसका है। तभी सर्जियोन दावा करता है कि ये ब्रीफ केस उसका है और इससे पहले कि कोई ब्रीफ केस उठाता इस बार की ऑनर एम्पायर ब्रीफ केस उठा लेती है। सर्जियोन एम्पायर को ब्रीफ केस खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो इस ब्रीफ केस को खोल देता है और ब्रीफ केस के अंदर औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। जिससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसी वक्त इन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। यह लोग किसी न किसी तरह दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा आदमी सा लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में यह आदमी खांसते खांसते इस वॉशरूम के अंदर आया था, तब से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन पड़ा होता है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही लोग बाहर के गेट के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पर बहुत सारे टायर्स को इकट्ठा करते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। उसके ठीक बाद टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है और इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस तरफ कोई भी नहीं जा सकता है। बार में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम में अंदर बेहोश था वो अचानक सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से फूल जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी डरावनी और अजीब सी हो जाती है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। यह लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि यह आदमी एक मिलिट्री ऑफिसर है। इसके फोन में और भी कुछ फोटोज होती हैं। लोगों ने किसी भी वायरस से बचने के लिए जैकेट पहनी होती है। अब बार के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाकों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसका मतलब ये है जो आदमी अभी अभी मरा पड़ा था ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई और हो सकता है कि शायद अब यहाँ पर और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। वही नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश कर रहा है और जब एक टेबल पर चढ़कर अपने फोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाते हैं। वो ये बात सबको बताता है। तभी नाचो को कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया को कॉल करो, लेकिन तभी सेंटर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है, जिस वजह से टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम एड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्पायर उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि यह फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे।
सर्जियो और एड्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब नाचो और जीसान को या किसी ने भी इस मोबाइल को छुआ है वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग होते हैं। एड्रेस उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है और उनसे इस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाने में बने स्टोर में लेकर जाओ। इन सब लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक ट्रेनिंग नाम की औरत को वहाँ पर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग सबको तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। ट्रेनिंग दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ पर रखी हुई कुछ बॉटल्स गिर जाती हैं। उनका लिक्विड एक साइड बहना शुरू हो जाता है और तभी इनकी नज़र वहाँ पर बनी एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब यह है कि ये लोग वहाँ पानी के रास्ते से होते हुए बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वो ड्रेनेज के अंदर से होकर बाहर निकलने का फैसला करता है। इसीलिए वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज के नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज ऐसा नहीं होता, इसीलिए वह नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग घबरा जाते हैं। फिर इन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ था। अब वो लोग सबसे पहले इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। कुछ घंटे बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ गन मिल जाती है, जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। ये बड़ी खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई अंदर कोई अभी भी बचा है तो वो लोग इन्हें मार देंगे। और तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और ये है उसी मोटे आदमी का मोबाइल होता है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन के कारण मौत हुई थी। एलिना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें यह आदमी इस मोटे आदमी से पूछता है, क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार आया? इस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ नहीं, मेरी तबीयत अभी बहुत खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छिपा हुआ हूँ, तो मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना इसकी पुरानी चैट्स पढ़ती है जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी भी 4 और वैक्सीन बची हुई है। लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वही इस वायरस की वैक्सीन है। यह पढ़कर सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मृत्यु कैसे हो गई। अचानक इसके बाद फोन बजना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले कि वो फोन उठा पाते उसकी बैटरी लो होने के कारण स्विच ऑफ हो जाता है। अब यह किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वही एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट्स में कहा था कि इसके पास अभी भी 4 वैक्सीन और बची है। वैक्सीन को ढूंढने फिर से ये लोग नीचे स्टोर रूम में आ जाते हैं उसकी लाश के पास, लेकिन वहाँ तो कोई भी वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद फिर यह वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है, क्योंकि वो सब 5 हैं और वैक्सीन सिर्फ 4। इसीलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसके गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे तहखाने में गिर जाती है। ट्रेनी नीचे जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये बेचारे सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले में से कैसे निकाला जाए। इन सब में से एक एलिना सबसे पतली होती है, इसीलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर उन वैक्सीन को ला सकते हो। पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में मान जाती है। जिसके बाद एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे छोटे छेद में दाखिल कर दिया जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद वो नाले में नीचे गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और फिर पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को एक तार पर बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है। वो जानती थी कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची है। एलिना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे वहाँ नहीं होगा। फिर इसके बाद ये लोग ड्रेनेज को तोड़कर एक बड़ा छेद करते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो इंजेक्शन को वहाँ पर बने एक गड्ढे में छिपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो कि बार में मरे हुए उनके साथियों को जला रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी 4 लोग जो सिर्फ स्टोर रूम में थे वो भी किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर से घमासान युद्ध हो जाता है और इस बार नाचो उससे बंदूक छीनकर उसे वहीं पर गोली मार देता है। अब नाचो के पास गन थी, इसीलिए उससे सब लोग डरते हैं। नाचो सेतुर को अपने गन पॉइंट पर लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसको मारने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलिना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है जहाँ उसने वैक्सीन छिपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते। नाचो और एलिना आगे चलते हैं जबकि सातुर और ट्रेनी इनके पीछे चलते हैं। तभी अचानक ट्रेनी सातुर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए, लेकिन नाचो ट्रेनी को ऐसा करने से रोक देता है। पर ट्रेनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो,
ताकि तुम सब वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो ट्रेनी पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद ट्रेनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे, इसीलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। पर इससे पहले कि यह लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहाँ पर इजराइल आ जाता है जो अभी जिंदा था। अब वह उसे जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वह नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तब नाचो और एलिना के सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वह दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं, पर तभी एलिना के पास इंजेक्शन होता है। वो उस नर्स के हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी उनके साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, इसीलिए वो नीचे नहीं जा सकते। नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। लेकिन एलिना के पास अब जो वैक्सीन बची है वो उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ड्रेनेज का ढक्कन खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया होता है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपना जैकेट डाल देती है। एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में इस कहानी में हमें यह पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो बाहर के वॉशरूम में खांसता खांसता गया था, वो एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है शायद आर्मी किसी तरह की कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वह दुश्मन देशों पर इस वेपन से हमला कर सके। लेकिन इस दौरान इनका अपना एक ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि इनके पास इस इन्फेक्शन की वैक्सीन भी थी, लेकिन यह ऑफिसर बीमार था, इसीलिए वैक्सीन ने उस पर कोई असर नहीं किया। जब आर्मी को पता चलता है कि उनका वो ऑफिसर बार के अंदर है, तो वे पूरे एरिया को सील कर देते हैं ताकि वहां से कोई भी बाहर ना निकल पाए। उस वायरस को इसी जगह पर खत्म कर दिया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ बेगुनाह लोगों की जान लेनी पड़े, क्योंकि थोड़े लोगों के चक्कर में वो पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसीलिए उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। तो तुम्हें क्या लगता है, यह कदम उठाना सही था या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रोमांचक भूमि के साथ।